स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी सर। ठीक है, देखो आज मैं क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ जो लास्ट टाइम करे था, सिमिलर क्वेश्चन आज और ट्राई करेंगे। सबसे पहले देख लूँ, v इक्वल टू आई आर, सबको समझ में आता है ना? ठीक है। सेकेंड बात हमने क्या पढ़ी थी, r इक्वल टू क्या होता है, आज इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। थर्ड, करंट का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ठीक है भाई, सही है। ये तीनों बातें सबको क्लियर है ना? v इक्वल टू आई आर, r इक्वल टू रो एल बाई ए एंड i इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इस रो को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, राइट। एल हमारा कौन है, लेंथ, और ए हमारा कौन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखना इस पे काफी अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा आज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। कोर्स एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सबको दिख रहा है? मैं क्यूबॉइड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। इसकी लेंथ हमने ले ली एल, ब्रेथ ले ली बी, हाइट ले ली एच। देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या सबको करंट इनपुट और आउटपुट दिख रहा है? करंट इनपुट कहाँ से हो रही है, ए से, और आउटपुट कहाँ से हो रही है? तो अगर मैं पूछता हूँ रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी बताओ, तो क्या लिखना चाहिए मुझे, रो एल बाई जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्या वो बी एच है? देख लो सब लोग, ठीक बात है, ठीक है ना। ए और बी के बीच में लेंथ कितनी है, एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, बी एच। अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने ए बी के क्रॉस पूछा, इस बार मैंने रेजिस्टेंस किसके क्रॉस निकालना है, सी डी। तो अब क्या लिखना चाहिए, एच, हाँ, रो एच अपॉन एल बी। देख लो सब ठीक है। तो सी और डी क्या टॉप और बॉटम है, क्यूब का टॉप को मैंने क्या नाम दिया, सी, और बॉटम को क्या बोलना चाह रहा हूँ, डी। ए और बी कौन है, क्यूब के लेफ्ट और राइट एंड, सही है। वैसे मुझे दो फेस और दिख रहे हैं क्या क्यूब के, एक फ्रंट ई और एक बैक साइड एफ। कंफ्यूजन तो नहीं है, सबको विजुलाइज हो रहा है ना मैं किसको बोलना चाह रहा हूँ? लेफ्ट राइट को क्या बोला है, ए बी, ऊपर नीचे को क्या बोला है, सी डी, और फ्रंट और बैक को क्या बोला है, ई एफ। तो अब मैं रजिस्टर निकालना चाहता हूँ किसके क्रॉस, ई एफ। क्या लिखूं, रो बी अपॉन एच एल, परफेक्ट है। हाँ, फ्रंट ई है और बैक साइड एफ है। तो मैं बेसिकली इन तीनों क्वेश्चन से क्या सिखाना चाह रहा हूँ, हाउ टू टेक एल एंड हाउ टू टेक एरिया। एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। अगर ये बात क्लियर हो तो आगे बढ़े, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं इसमें। एक बार मैंने लिया है ए बी, नेक्स्ट टाइम मैंने लिया है सी डी, और लास्ट टाइम मैंने लिया है ई एफ। हाँ, आज कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा क्या। और ये ऐसे कॉन्सेप्ट एक बार देख लो तो फिर लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रहते हैं, एक बार बस देख लो। तो इन तीनों क्वेश्चन के थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ इनपुट और आउटपुट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ए बी है तो लेंथ अलग लेंगे, एरिया कुछ और लेंगे। अगर सी डी है तो लेंथ कुछ और है, एरिया कुछ और हो जाएगा। अगर क्यूबॉइड होता तो आई थिंक फिर सेम बात होती, ठीक है ना। अगर ये क्यूबॉइड होता तब, क्यूबॉइड में तो सॉरी क्यूब होता, सॉरी क्यूब होता तो क्यूब में तो सब सेम ही बात हो जाती, क्यूबॉइड है तो डिफरेंट है, क्यूब है तो सेम है। अगर क्यूब होता तो फिर तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना, सब इक्वल करते हैं, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच। तब आंसर क्या आता, रो बाई एल। बढ़िया, हर किसी का देख लो सब लोग।
क्यूब के लिए तो LBH सारा इक्वल हो जाएगा, राइट? अभी मैंने कैसा बनाया था, क्यूबॉइड। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और हो गया तो आगे बढ़े। हो गया सबका? ठीक है, तो और ट्राई करते हैं। अब इस बार मैं क्यूबॉइड की बजाय क्या लेना चाहता हूँ, सिलेंडर। ठीक है, अब इस सिलेंडर में कुछ पार्ट हॉलो है क्या? ठीक है, ये एक मेरा ऐसा सिलेंडर है जो कुछ पार्ट उसका हॉलो है। हॉलो पार्ट की रेडियस मैंने कितनी बोल दी, स्मॉल है। और आउटर रेडियस कितनी है हमारी, स्मॉल बी। लेंथ मैंने ले ली है। तो क्या ऐसा हो सकता है करंट लेफ्ट से आए और राइट से निकल जाए? ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, तो सॉलिड वाला पार्ट विजुलाइज कर पा रहे हो, कितना पार्ट सॉलिड है? ये वाला पार्ट मुझे सॉलिड लग रहा है। दिखा सबको? तो देखने में ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? पतंग के लिए वो धागा आता है रील में, देखा सबने? रील समझ पा रहे हो? चरखी जो भी चीज है, मतलब मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। धागा लगा हुआ होता है पाइप के ऊपर, या कपड़े सिलने वाला देखा होगा सबने। कपड़े सिलने वाला जो वो आता है, रोल आता है, उस रोल को समझ पा रहे हो? अंदर वाला पार्ट कैसा है, हॉलो। इसके अलावा इस हॉलो पार्ट से करंट पास होगी या नहीं होगी? ठीक है ना, सॉलिड वाले पार्ट से होगी। तो अगर मैं कहता हूँ आर क्रॉस ए बी निकालू, तो क्या लिखना चाहिए, रो एल बाई पाई बी स्क्वायर माइनस। ठीक बात है। अगर साइड व्यू देखा जाए तो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या मुझे, बताओ भाई? साइड व्यू ऐसा दिखेगा? तो बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर दो। आई होप सबको विजुलाइज हुआ मैंने क्या बात बोली। मैं किस एरिया में इंटरेस्टेड हूँ, जहाँ पे मटेरियल है। जहाँ मटेरियल होगा वहीं तो करंट फ्लो होगी, हॉलो पार्ट में थोड़ी नहीं होगी। यानी अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता, सॉलिड सिलेंडर, तब मैं क्या लिखता? अगर ये सॉलिड होता तो मैं लिखता आर इक्वल टू रो एल बाई पाई बी स्क्वायर। अगर ये सॉलिड होता तब, जिसमें से ए पार्ट हॉलो है क्या, तो उतना एरिया हटा दो। हॉलो पार्ट से करंट पास नहीं है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े सबको। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा समझ में आता है कि अच्छा ये लॉजिक है, ऐसे करते हैं। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। नोट हो गया सबका? सॉलिड पाइप है तो रेजिस्टेंस मैंने क्या बोला, रो एल बाई पाई बी स्क्वायर। अगर हॉलो है तो जितना पार्ट हॉलो उतना हटा दो। क्या आगे बढ़ते हैं? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, बैटरी सबको दिख रही? बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, DC, डायरेक्ट करंट। क्या सबको R1 R2
R3 दिख रहे हैं। सीरीज सुनते मेरे दिमाग में एक बेसिक बात आती है करंट से। अगर कैपेसिटर है तो चार्ज सेम, रजिस्टर है तो करंट सेम। तो अगर R1 में करंट आई है तो क्या सब में करंट आई है? ठीक बात बोली। सीरीज में मैंने बोला करंट सेम होती है, तो इसका सब में करंट I1 I2 होगा या सब में आई होगा? सब में आई होना चाहिए। ठीक है, R1 के क्रॉस मैंने वोल्टेज ले लिया है V1, R2 के क्रॉस V2 और R3 के क्रॉस V3। बैटरी का वोल्टेज मैंने क्या लिया है V। तो क्या मैं V को V1 प्लस V2 प्लस V3 कह सकता हूँ? V1 हमारा किसके इक्वल है? IR1। V2 किसके इक्वल है? V3 IR3। तो पुट कर दो, V1 को IR1, IR2 V2 को एंड IR3 V3। अब इस V को क्या मैं कह सकता हूँ I इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का मतलब है इन तीनों को हटाकर मैंने सिर्फ एक रेजिस्टेंस सोच लिया, राइट, जिसका नाम क्या है आर इक्विवेलेंट। तो क्या I कॉमन है? कैंसल हो गया। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन गया? R सीरीज इज R1 प्लस R2 प्लस R3। R सीरीज इज R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में बेसिक बात क्या है? करंट सेम होगी। अगर रेजिस्टेंस की बात सोच रहे हो, अगर कैपेसिटर की बात सोच रहे हो तो सीरीज में चार्ज सेम। ठीक है, इस बेसिक बात को ध्यान रखना हमेशा। आर इक्विवेलेंट का समझ में आ रहा है? R1 R2 को R3 को हटाकर एक रेजिस्टेंस ले लिया हमने, जिसको मैंने आर इक्विवेलेंट का है या आर सीरीज का है, एक ही बात है। आर सीरीज या आर इक्विवेलेंट एक ही बात है, राइट। अगर नोट हो गया तो आगे बढ़े। ठीक, अब सीरीज के बाद कौन सा केस देखेंगे हम लोग? पैरेलल। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, बैटरी से करंट हमारी आ रही है आई। अगर ध्यान से देखो तो इस आई के तीन पार्ट हो गए क्या? I1 I2 I3। पहला सुनते ही बेसिक बात दिमाग में क्या आना चाहिए? पोटेंशियल सेम। ठीक है, तो अगर R1 पे वोल्टेज V है तो R2 पे भी कितना है V, और R3 पर भी V। तो क्या मैं इस V को कह सकता हूँ I1 R1, इस V को I2 R2 एंड थर्ड वाले V को I3 R3। अगर A पे ध्यान से देखो तो A पर क्या इनपुट करंट I है और आउटपुट कौन है? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये इक्वल होने चाहिए नहीं होने चाहिए? देखो सब लोग, ए पे इनपुट कितना हो रहा है I, और आउटपुट कितना है I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या I1 को V बाई R1 कह सकता हूँ? I2 को V बाई R2 एंड I3 को V बाई R3। और इन तीनों रेजिस्टर को हटा करके क्या मैंने एक ही रेजिस्टेंस अज्यूम कर लिया है, जिसका नाम क्या है आर इक्विवेलेंट। तो क्या इस I को मैं V बाई आर इक्विवेलेंट कह सकता हूँ? V सब में सेम था तो कैंसिल आउट हो गया। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट जिसको मैं कह रहा हूँ, क्या वो 1 बाई आर पैरेलल है?
अगर नोट हो गया तो आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब तो क्वेश्चंस कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए वायर इज स्ट्रेच so that length is increased by twice, find new resistance and resistivity। ठीक है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या ये समझा देता हूँ भाई। हमारे पास एक वायर है, इस वायर की लेंथ L है, रेजिस्टिविटी रो है, और रेजिस्टेंस मैंने क्या अज्यूम कर लिया है R। ठीक है ना। अब वायर को हमने क्या कर सेम रहेगी। स्ट्रेच करा है क्या, सही ना। तो स्ट्रेच सुनते मेरे दिमाग में आता वॉल्यूम तो पक्का क्या होगा, कंजर्व। सही है। क्या लेंथ चेंज हो गई है, तो क्वेश्चन के हिसाब से न्यू लेंथ कितनी है, 2L या 3L। ध्यान से देखो, मुझे तो 3L लग रही है। इंक्रीज बाई ट्वाइस का मतलब समझ में आ रहा है, डबल से बढ़ा दी। तो लेंथ ऑलरेडी कितनी थी L, और बढ़ा कितनी थी, तब तो मुझे 3L लग रही। ठीक है। रेजिस्टिविटी तो सेम रहनी चाहिए, तो लास्ट टाइम बताया था मैंने। रेजिस्टिविटी लेंथ या एरिया पे डिपेंड, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। स्ट्रेच करने पर रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट। ठीक बात है ना। आप ध्यान से रखना भाई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे क्या पता है, रो L बाई ए। मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा, वॉल्यूम बनाने के लिए। और क्यों बनाना चाहता हूँ वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो सिर्फ आर किस पे डिपेंड करेगा, एल स्क्वायर पे। एल पे या एल स्क्वायर पे, बढ़िया, सही ना। तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ R2 बाई R1, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, L2 बाई L1 होल स्क्वायर। सही। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी हमारी L, न्यू लेंथ कितनी है हमारी 3L। क्या ये 9 आ जाएगा रेशियो, तो R2 हमारा कितना आ गया 9R1। तो ज्यादातर लोग इसमें 4R1 करते हैं क्या, यहाँ लैंग्वेज में कैच है या नहीं है। लेंथ इज इंक्रीज बाई ट्वाइस का है मैंने, मतलब ट्वाइस से बढ़ा दी है। ट्वाइस से बढ़ा दी मतलब थ्राइस कर दी, डिफरेंस है राइट। तो इसमें मेन बात थी पहली बात स्ट्रेच। स्ट्रेच करने का मतलब है वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने बोली लेंथ इज इंक्रीज बाई ट्वाइस मतलब 3L। मैं 3L कहना चाहता हूँ, लेंथ इज 3L, न्यू लेंथ इज 3L। और मैं लिखना चाहता हूँ R इज प्रोपोर्शनल टू L या R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। स्ट्रेच करने वाले केस में L स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाना। ठीक है। एक तरीका इसका और है कि लोग लेंथ का और एरिया दोनों का चेंज देखते हैं। तो वो इजी तरीका होगा या थोड़ा बड़ा तरीका होगा, करके दिखा देता हूँ, देख लो तुम लोग, उससे भी थोड़ा आइडिया ले लो कैसे करते हैं। बट वो सेकंड चॉइस है मेरे हिसाब से। लेंथ L है, एरिया A, तो हमने स्ट्रेच करा। अच्छा ये बता देता हूँ, एक साथ नोट कर लेना। तो क्या लेंथ 3L हो गई, और रेजिस्टेंस क्या, सॉरी एरिया क्या हो गया होगा। तो कई बार स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं, R1 था रो L बाई ए, और R2 हो जाएगा रो 3L अपॉन A/3। तो कहीं ये 9 रो L बाई ए तो नहीं बन जाएगा, और इस रो L बाई ए को क्या डाल दिया R1। सही। तो दोनों तरीके सही हैं, जिसको जो अच्छा लगे फॉलो करो। मुझे फर्स्ट मेथड थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि सीधा L पे डिपेंडेंसी है, एरिया के बारे में मुझे नहीं सोचना पड़ता।
और यहाँ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट बात थी या नहीं थी? इसको सबने अंडरलाइन करना, इंक्रीज बाई ट्वाइस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? बाई ट्वाइस। बाई ट्वाइस का मतलब है ट्वाइस से बढ़ा दिया। इसका मतलब एक्चुअली लेंथ मैंने क्या कर दी है? ट्वाइस। अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़े। सेकंड देख लो, ये भी हो गया है। रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? रो न्यू इज इक्वल टू रो ओल्ड। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। इसको करने के बाद मॉड्यूल से क्वेश्चन ट्राई करो, जो वो कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। जिस दिन डाउट क्लास लगाऊं सारे डाउट पूछो मुझसे। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो डाउट पक्का आता है, सबको डाउट आता है। जिस दिन डाउट क्लास लगाऊं उस दिन सारे डाउट लेकर आओ अपना। आगे बढ़े, अगर नोट हो गया हो तो। सबका हो गया? कर। ये एरिया वाली बात तो सब लोग समझ रहे हो ना, कि लेंथ अगर ट्रिपल हुई तो एरिया 1/3 मैं क्यों लिख रहा हूँ? वॉल्यूम कंजर्वेशन से, राइट? मतलब मैं बेसिक बात सोच रहा हूँ, A1 L1 किसके इक्वल होगा? जो इफेक्ट लेंथ पे पड़ेगा उसका उल्टा इफेक्ट एरिया पे पड़ेगा। अगर लेंथ तुम थ्राइस कर रहे हो तो एरिया 1/3 हो जाएगा। लेंथ 4 टाइम्स, एरिया 1/4। सही है? कह सकते हो, बट वहां वो वेलोसिटी होती थी। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, देखो ट्राई करो। इफ ए वायर इज स्ट्रेच so that length is increased to twice, find new resistance and resistivity। अभी तुमने वो सॉल्व करना चाहिए, राइट? बढ़िया, दो लोगों का आके। इस बार मैंने बोला इंक्रीज टू ट्वाइस, लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था? तो डिफरेंस समझ में आया ना लैंग्वेज में? बाई ट्वाइस मतलब 2 टाइम से बढ़ा दी। अभी मैंने क्या बोला है? वायर इज स्ट्रेच सो दैट लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस। इसका क्या मतलब हुआ? कि जितनी भी लेंथ थी पहले, अभी लेंथ कितनी हो गई है? ट्वाइस। ठीक, तो एरिया क्या हो गया होगा? तो मैं सीधा लिख रहा हूँ R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? कहाँ से लिख रहा हूँ मैं? तो मुझे क्या लिखना चाहिए? R2/R1 शुड बी L2/L1 होल स्क्वायर, मतलब 2L/L, दैट मीन्स 4। तो R2 हमारा क्या हो गया? 4R1। और रो1 रो2 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कोई बता सकता है परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है? करके देखो, 300% आना चाहिए मेरे हिसाब से। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे? R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100 करके देखो, ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस।
तो length is increased to twice and length is increased by twice are different thing. Increased to twice means I am saying twice, and increased by twice means I want to say thrice. अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो इसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चंस और कैसे बनते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। इफ वायर इज ए स्ट्रेच so that length is increased by 0.1%. स्मॉल चेंज है या लार्ज चेंज है? स्मॉल। ध्यान दिया। फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो स्मॉल चेंज के लिए मैं कौन सा तरीका लगाता हूँ? एरर वाला। ठीक है, तो सबसे पहली बात स्ट्रेच करा है क्या? तो रो एल बाई ए को मैं वॉल्यूम के फॉर्म में लाऊंगा, और यहां से मैं क्या बोलूंगा? आर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब एरर का तरीका कहता है डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, और जो भी पावर है वो आगे ला दो। ये समझ में आता है? इनटू 100 करने से परसेंटेज बन जाएगा क्या? तो ये बहुत ही आसान तरीका है अगर ध्यान दे रहे हो तो। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताओ भाई। परसेंटेज इंक्रीज इन आर। इंक्रीज मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लेंथ बढ़ रही है। नोटिस करा, अगर लेंथ ज्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। कई बार ऐसा भी दे देता है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लेंथ बढ़ाने में पक्का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 0.1। तो सीधा हमारा आंसर क्या आ गया? ठीक है। अगर ये मैं बोलता 0.1 की बजाय 1% है तो 2%, है ना? अगर मैं बोलता परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ इज 3%, 6, तो सीधा डबल हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक बात है ना? इसके अलावा इसका आंसर चेक करना बहुत आसान है, लिखना पड़ेगा बस एग्जाम में ठीक से। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे? जब परसेंटेज चेंज क्या हो? लेस देन 5%, तभी लगाना, तभी लगेगा ये वाला तरीका। एरर वाला तरीका हम तभी लगाते हैं जब परसेंटेज चेंज स्मॉल हो, 5% से कम हो। एक और ट्राई करें। हाँ, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, फिर मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, जिससे क्या बन जाए? वॉल्यूम। ठीक है ना? वॉल्यूम और रेजिस्टिविटी क्या है? कांस्टेंट। इससे मैंने क्या इन्फॉर्मेशन निकाल ली? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो एग्जाम में तो ठीक से लिखना पड़ेगा, बट अगर मुझे आंसर सिर्फ चेक करना है तो फिर मैं इतना थोड़ी नहीं करूंगा। अगर मुझे सिर्फ आंसर चेक करना है तो मैं देखूंगा जो भी लेंथ में चेंज है उसका डबल कर दूं, प्रोवाइडेड चेंज इन लेंथ इज लेस देन 5%। ठीक है, और करते हैं। और इन सारे क्वेश्चन में मैं वायर को स्ट्रेच कर रहा हूँ, राइट? इफ ए वायर इज stretched so that length is increased by 20%. इस बार स्मॉल चेंज है लार्ज चेंज है? If a wire is stretched so that length is increased by 20%, find percentage change in resistance. हाँ, करके देखो।
बेसिक बात यहीं से लिखना, रो एल बाई ए इंटू एल अपॉन एल, रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। तो कैसे हम ये कह सकते हैं R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 होल स्क्वायर। अगर L1 मेरा 100 है तो L2 कितना है? 20% ज्यादा। 20% ज्यादा मतलब 100 से क्या हो गया? 120। सही है? तो 144 अपॉन 100 आ गया क्या? मीन्स 1.44। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालूंगा? R2 बाई R1 माइनस 1 इंटू 100, तो 44% आ जाएगा। अगर मैं 20% को 30% कर दूं, देखो सब लोग ध्यान से, अगर 20% को मैं 30% कर दूं तो क्या ये 120 130 बन जाएगा? फ्लो समझो, मैं जो फ्लो समझाना चाह रहा हूँ। अगर 130 डालोगे तो क्या ये 1.69 बन जाएगा? देख लो करके, 1.69 का मतलब 69% बन जाएगा। देख लो, सही है। अगर मैं 20% को 40% कर दूं तो अब L2 क्या लिखूंगा? 140। तो R2 बाई R1 क्या लिखूंगा? 140 बाई 100 का होल स्क्वायर, 196 बाई 100 मतलब 96%। सही है? तो इसका मतलब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे क्या, कुछ भी परसेंटेज है। बस तुमको दो बातें दिमाग में रखनी है, 5% से कम है तो कौन सा तरीका लगाऊंगा? अरे वाला 5% से ज्यादा है तो रेशियो वाला। कैलकुलेशन ध्यान से करो, बन जाएगा। बन जाएगा ना? अब ये सबको क्लियर हुआ ना मैंने क्या बताया? ठीक है, अभी तक मैंने लेंथ चेंज करी थी, अब मैं चेंज करूंगा रेडियस। नेक्स्ट लिखो, इफ ए वायर इज स्ट्रेच so that radius is decreased by 2%. If a wire is stretched so that radius is decreased by 2%, find percentage change in resistance. Radius is decreased by 2%. Find percentage change in resistance. अब पता नहीं, सोचना पड़ेगा। ठीक है, किसी दिमाग में कोई आइडिया आ रहा बताओ। पहले तो ये बताओ, रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा? बताओ भाई, रेजिस्टेंस कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। सोच लो आराम से। रेडियस कम हो रही है ज्यादा हो रही है ना? एक वायर है, इसको तुमने स्ट्रेच कर दिया, तो अगर रेडियस कम हो रही है इसका सिंपल एक ही मतलब है, लेंथ ज्यादा हो रही। सही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? रो एल बाई। अब किसी दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो बताओ। ठीक है, उसके बाद फंस जाएंगे उससे तो, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस बदल रही है या लेंथ भी बदल रही है?
दोनों बदलेगी ना, क्या करूँगा? इस बार मैं सोच रहा हूँ एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ? ऊपर वॉल्यूम बन जाएगा, नीचे ए स्क्वायर बन जाएगा क्या? उस ए स्क्वायर को मैं क्या लिखना चाहता हूँ? पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। कहीं 1/r⁴ तो नहीं बन जाएगा? देखो, तो क्या हमारा कैपिटल आर प्रोपोर्शनल टू r⁴ बन गया? तो डेल्टा r/r किसके इक्वल होगा? 4 डेल्टा स्मॉल r/r। माइनस साइन क्या बता रहा है? उल्टा नीचे है। अगर r कम होगा, स्मॉल r कम होगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इंटू 100 क्यों करा? परसेंटेज बनाने। अब करके देखो क्या आता है। डेल्टा r/r इंटू 100। क्या इसको मैं -2 डालूंगा? -2 क्यों डाला? तो डिक्रीज हो रहा था। तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया हमारा? 8%। इंक्रीज या डिक्रीज? तो इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 से ये सिखाना चाह रहा हूँ कि रेडियस के साथ भी लिंक आ सकता है क्या एग्जाम में? अगर लेंथ से आया तो मैं क्या सोचता हूँ, r इज प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर, अगर स्टिच वाला केस है। और अगर रेडियस से आया तो मैं क्या सोचता हूँ, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस टू पावर 4। रेडियस टू पावर 4 बोला, देख लो ध्यान से, r स्क्वायर नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, रेडियस का चेंज दे दिया क्वेश्चन में अगर पूछे तो लेंथ क्या होगा? अगर लेंथ पूछेगा तो जो रेडियस में चेंज आएगा वॉल्यूम से देखना पड़ेगा, उसका डबल एरिया लेंथ पे चेंज आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या? अब वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर एल, तो क्या l प्रोपोर्शनल टू r⁴ बनेगा? थोड़ा ध्यान से सोचो मैंने क्या बात बोली। क्या l प्रोपोर्शनल टू r⁴ बनेगा? इसका मतलब डेल्टा l/l किसके इक्वल होगा? -2 डेल्टा r/r। यानी जो भी रेडियस में चेंज आएगा उसका डबल नेगेटिव लेंथ पे आएगा। मतलब अगर रेडियस कम होगी तो लेंथ ज्यादा होगी। उल्टा भी बना सकता है क्या, वायर को श्रिंक करा दिया, ऐसा भी तो बोल सकता है। अगर श्रिंक कराऊंगा तो रेडियस कम होगी तो लेंथ ज्यादा, रेडियस ज्यादा होगी तो लेंथ कम हो जाएगी। मेल्ट वाले केस में रिकास्टिंग कर देगा। हाँ उससे भी निकाल सकते हो बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, अब इसमें अगर मैंने बोल दिया 0.2 तो कैलकुलेशन बहुत आसान होगी या बहुत मुश्किल हो जाएगी? करके देख लो। जैसे हम जो एरर वाला तरीका लगा रहे हैं, इस तरीके से हम चाहते हैं क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाए या आसानी सॉल्व हो जाए? आसानी सॉल्व हो जाए। अगर तुम इसको रेशियो वाले से भी करना चाहो उससे भी आंसर आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो वाला तरीका मैं कब लगाऊंगा? अगर यहाँ बोलता रेडियस इज डिक्रीज बाई 20%, तब मैं वो करता जो तुम कह रहे हो। करके दिखाता हूँ, एक और बना लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, रेडियस क्या हुई है? 20% कम। तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये क्वेश्चन है। तो इस बार परसेंटेज चेंज स्मॉल है या लार्ज है? इसका मतलब एरर वाला तरीका तो काम, फिर तो हमें अपने प्रॉपर तरीके पे जाना पड़ेगा। तो पहले तुमको ये आइडिया लगना चाहिए कि मैं कब लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ और कब एरिया से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये मैं किस लॉजिक से डिसाइड करता हूँ। जब रेडियस चेंज करेगा तो क्या हम ये रिलेशन बनाएंगे, कैपिटल R प्रोपोर्शनल टू r⁴। अब यहाँ पर मैं डेल्टा r/r वाला तरीका नहीं लगाना चाहता। क्यों नहीं लगाना चाहता? क्योंकि लास्ट चेंज है। तो मैं फिर क्या लिखूंगा, r2/r
इक्वल टू इनवर्स है ना, सही बात है, ठीक है ना। अगर मेरा R1 100 था तो R2 कितना है, 120 या 80, ध्यान दिया। तो R1 को मैं डालूंगा 100 और R2 को डालूंगा 80, तो 20 से कैंसिल हो जाएगा लग रहा है। 625 अपॉन 16 स्क्वायर बन जाएगा, राइट, 256 लग रहा है मुझे, सही है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालूंगा, R2 बाई R1, हाँ मतलब कई बार मैं ऐसा लिखता हूँ R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100, सही है। क्या इसको मैं इंडिविजुअली ऐसा कह सकता हूँ, R2 बाई R1 माइनस 1 इंटू 100, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। करो देखो क्या आता है। R2 बाई R1 तो तुमको पता ही है, 625 अपॉन 256 माइनस 1। ये इस वाले स्टेप पे, इस वाले स्टेप में डाउट है, कहाँ डाउट है। देखो यहाँ पर जो रेडियस थी और जो रेजिस्टेंस था वो इनवर्स रिलेशन था ना, तो अगर R2 बाई R1 लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस में, तो रेडियस में क्या बनेगा, उल्टा बनेगा ना, तो मैंने उल्टा ही तो डाला है। R1 का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मालूम है, इनिशियल रेजिस्टेंस या ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और R2 का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, न्यू रेजिस्टेंस। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालना चाहिए, न्यू रेजिस्टेंस माइनस ओल्ड रेजिस्टेंस अपॉन ओल्ड, करके देखो मुझे आ जाएगा इससे। 144। ठीक है, मैं भी करता हूँ, तुम लोग करो मैं भी करता हूँ। मेरा 144% आ रहा है, तुम लोग चेक करो भाई। 144। अच्छा कॉमन सेंस लगाते हैं, रेडियस में कितना चेंज आया था, 20%, तो एरर वाले तरीके से कितना आंसर आता, 80%। और मैंने बोला था लार्ज वैल्यूज के लिए आंसर सेम आएगा या ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब आंसर तुम्हारा पक्का 80% से तो ज्यादा ही आना चाहिए। एग्जैक्ट कितना आएगा वो तो करके मालूम पड़ेगा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो इन सारे क्वेश्चन में अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो मैं बार बार वॉल्यूम लाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, तो कभी मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ और कभी मैं एरिया से करता हूँ। डिसाइड कैसे करता हूँ, जब क्वेश्चन में लेंथ चेंज करेगा तो लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड, जब क्वेश्चन में रेडियस चेंज करेगा तो रेडियस वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड। रेडियस वाला टर्म मेरा मतलब है एरिया से, ठीक है ना। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, लॉजिक पकड़ो कि कैसे हम लोग सोचते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। उसी फॉर्मूले को देखो फिर से मॉडिफाई कर रहा हूँ। आर का फॉर्मूला क्या होता है, रॉयल बाई, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो क्या ये रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम बन गया, ठीक है ना। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तुम लोग बताता हूँ जो मैंने रियल लाइफ में देखी, कि भाई ये दो पोल्स हैं, पोल 1 और पोल 2, इनके बीच में हम इलेक्ट्रिक वायर लगाना चाहते हैं। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक वायर लगाना है तो उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जो ये वायर होना चाहिए क्या इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब ये वायर सिल्वर के नहीं लगाऊंगा, सिल्वर की कॉस्ट ज्यादा होती है, कॉपर के हो सकता है लगा दूँ, हो सकता है मैं एल्यूमिनियम के लगा दूँ। तो पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए।
बहुत कम कॉस्ट नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट कॉस्ट जिसपे काम हमारा चल जाए। दूसरी बात, करंट आसानी से फ्लो हो या मुश्किल से, यानी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए या रेजिस्टिविटी बहुत होनी चाहिए। लॉजिकल बात बोली। तीसरी बात, वायर बहुत भारी होना चाहिए या बहुत हल्का? हल्का। अगर भारी है तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा भारी वायर को तो लगाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वायर का मास भी इंपॉर्टेंट है क्या? ठीक है, अब देखो मैं ये आइडिया देख क्यों रहा हूँ तुम लोगों को, मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा है, मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू, समझ पा रहे हो? मेरे पास फॉर्मूला क्या है, रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम को क्या करना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ, किससे? मास बाई डेंसिटी से। सही बात है। इसका मतलब जब गवर्नमेंट ये सब वायर लगाती है तो सब देखती होगी क्या? जब वायरिंग करते हैं तो वायरिंग में कॉस्ट भी देखते होंगे, मास भी देखते होंगे। अगर पोल वाले हैं तो, अंडरग्राउंड है तो दिक्कत नहीं है मास की, बट अगर पोल पे इलेक्ट्रिक वायर लगाना है तो मास इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ज़्यादा हैवी होगा तो वायर नीचे आ जाएगा क्या, यानी लाइट वायर यूज चूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने वॉल्यूम को क्या डाल दिया, मास अपॉन डेंसिटी। सही है। अब मैंने तुम्हें 2 वायर दे दिए, ये 3 दे दिए, चलो, जिनका लेंथ का रेशियो क्या है, 1:2:3। सही है। और मास का रेशियो दे दिया 4:5:6। तो क्या हम रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं? देखो निकालो। हम assume करें कि सारे वायर हमारे किसके बने हुए हैं, कॉपर का मान लें। इसका मतलब जो हमारी रेजिस्टिविटी है सेम है और डेंसिटी भी सेम है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, एल स्क्वायर बाई मास पर। तो एल का रेशियो क्या है, 1:2:3। तो हमें एल का रेशियो चाहिए या स्क्वायर का? सही है। अपॉन में कौन है, मास। तो मास का रेशियो मैंने क्या बोला था, 4:5:6। अब सिंपल रेशियो निकाल के बताओ क्या है। ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 2/5, और ये बन जाएगा, सॉरी 4/5, और राइट वाला बन जाएगा 3/2। सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 20 से? सबको 20 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। मैं सिंपल रेशियो निकालना चाहता हूँ, राइट। तो 5:16:30, ये आना चाहिए आंसर। 3 डिफरेंट वायर्स ऑफ कॉपर। उल्टा भी बना सकता हूँ मैं। उल्टा का मतलब है कि वायर का मटेरियल बदल दिया, लेंथ सेम कर दी। दिखाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। अगर ये नोट कर लिया तो बताऊं मैं, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम है। मैंने बोला था कॉपर वायर है ना सारा, तो एक व्यू मैंने क्या दिखाया, सेम मटेरियल के डिफरेंट वायर्स हैं। अब उल्टा व्यू दिखाऊंगा, इसका मतलब डिफरेंट मटेरियल्स यूज करूंगा क्या, और उनकी लेंथ सेम करूंगा। तो एनसीईआरटी खोलो तो कोई एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है?
देखो क्वेश्चन नंबर 16 लग रहा है मुझे इसी लॉजिक पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। तब क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 2 wires of equal length, one of aluminium, another of copper, have same resistance. Which of the two wire is lighter? तो अगर मेरे पास दो वायर है, उनका रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है, लेंथ भी सेम है, तो अब मुझे किस वायर को प्रेफर करना चाहिए, जो हैवी हो या लाइट हो? तो निकालो देखो। सब लोगों ने पोल वाले वायर्स देखे देखे नहीं देखे? एक तो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है और पोल्स वाले पहले होते थे, पोल्स वाले। तो वो वायर कॉपर के होते थे या एल्यूमिनियम के? तुमने देखे नहीं देखे हाईवे वगैरह पे कभी वायर देखे हो, नोटिस करे हो? एल्यूमिनियम के। तो नीचे पूछा हैज एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रेफर्ड और ओवरहेड पावर केबल्स। यानी हम लोग पावर केबल से यूज करते हैं, उनमें हम लोग प्रेफर करते हैं कॉपर का वायर हो या एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम का। क्यों प्रेफर करते होंगे? लाइट होता हो। करके देखो, सॉल्व करो। क्या मेरा रेजिस्टिविटी गिवन है एल्यूमिनियम और कॉपर की? देखो क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है? और रिलेटिव डेंसिटी भी गिवन है, तो ट्राई करके देखो कर पाओगे या चलो मैं करके दिखाता हूँ। तुम लोग बताओ भाई, दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? आर इज इक्वल टू क्या है, रो एल बाई ए। बेसिक बात तो ये। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमें? रेजिस्टिविटी गिवन है और रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, राइट? और लेंथ भी इक्वल है। एरिया गिवन है, नहीं गिवन है? नहीं गिवन है ना? तो इसका मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, लेंथ से या एरिया से? लेंथ से, क्योंकि लेंथ इंफॉर्मेशन में गिवन है। तो आर क्या बन गया, रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को क्या लिखने वाला हूँ, मास अपॉन डेंसिटी। तो क्या क्वेश्चन में बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, बोला क्वेश्चन में? सेम रेजिस्टेंस। तो अब आर को क्या लिखूंगा, रो एल्यूमिनियम इंटू एल स्क्वायर इंटू डी एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रो कॉपर एल स्क्वायर डी कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर। लेंथ सेम है क्या, आंसर कर दो। बाकी सारा डेटा गिवन है, सॉल्व करो उसको। हाँ उससे दिक्कत नहीं, क्योंकि रेशियो कट ही जाना है वो। क्या रो एल्यूमिनियम गिवन है मुझे 2.63 इंटू 10 टू पावर -8। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी दिया है क्या? तो डेंसिटी निकालने का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। नोटिस करा सबने? रिलेटिव डेंसिटी को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेंसिटी आ जाती है। हालांकि अगर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो यहाँ रेशियो निकलेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आ जाएगा, बट करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। रो कॉपर कितना है हमारा, 1.8 10 पावर -8 इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर है 8.9 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन मास ऑफ कॉपर। 10 टू पावर 3 गया, 10 टू पावर -8 भी चला जाएगा। अब बस कैलकुलेट कर डालो फटाफट, देखो क्या आता है। अगर मैं करूंगा तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर देता हूँ। 8.9 को 9 ले लें। अब देखो मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ तुमको, देखो 8.9 को मैंने क्या जूम कर लिया, 9, तो 9 से कट जाएगा क्या, कितना आ जाएगा, 0.3 आएगा, 0.3 सही है।
2.6 को मैंने 2.7 ले लिया, तो 2.7 इंटू 0.3 कितना आ जाएगा? 0.81। और राइट में मुझे क्या दिख रहा है? 1.72, 1.7 ले लिया। ठीक है, 0.81 को 0.80 मान लो, क्या दिक्कत है? पॉइंट से पॉइंट और कट गया क्या? तो क्या ये 8/17 आ गया? 8/17, तो ये आ जाएगा 17 5 ज़ा 85, 17 4 ज़ा 48, 68, 0.4 समथिंग आ रहा है मेरा, 0.45 के आसपास। तुम लोग देखो, तुम लोग क्या आता है? तुम लोग रेशियो कॉपर अपॉन एल्यूमिनियम आया हुआ, चेक करो, ठीक है ना? एल्यूमिनियम अपॉन कॉपर 0.4 के आसपास आएगा। अगर कॉपर अपॉन एल्यूमिनियम निकालोगे तो 2.5 के आसपास आ सकता है, ये 2.4 के आसपास आ सकता है। तो अगर कॉपर का मास 1 kg है तो एल्यूमिनियम का मास कितना होना चाहिए? 0.45। ये मैंने एग्जैक्ट निकाला है या अप्रोक्सीमेट निकाला है? अप्रोक्सीमेट, आइडिया लेने के लिए। तो हल्का कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 0.4 kg है, कॉपर हमारा 1 kg। तो जो लाइटर होगा उसको हम प्रेफर करेंगे। इसका मतलब एल्यूमिनियम वायर हल्का होता है, इसलिए इसको हम प्रेफर करते हैं, राइट? तो आई होप सबको आज क्लास समझ में आ गई। R इक्वल टू रो एल बाई ए क्या होता है, सीरीज में कैसे लगाना है, पैरेलल में कैसे लगाना है। अब नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा मिक्स ग्रुपिंग। आज मैंने सीरीज और पैरेलल का आइडिया दिया, राइट? अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? दोनों को मिक्स करेंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया क्या बताया? यस हाँ सर। जी सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम भी मिक्स ग्रुपिंग कराता हूँ।